हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ सीरीज़ में विनय कुमार सिंह, जो डिप्यूटी जनरल मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया में, उनसे हम मिलेंगे। सर, आपका स्वागत है गौरव शर्मा शो में। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस शो में अपनी ज़िंदगी की जर्नी के बारे में आप लोगों से बातचीत करूंगा और मैं अपना मैसेज और अपना जो भी संदेश है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं, आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से परिश्रम करके आप अपना मुकाम पा सकते हैं। धन्यवाद गौरव जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं विनय कुमार सिंह वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया उज्जैन अंचल में उप आंचलिक प्रबंधक या डेप्यूटी जोनल मैनेजर के रूप में पदस्थ हूँ। लगभग 1 साल 3 महीने से मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ और बैंक ऑफ इंडिया की जर्नी में लगातार हम लोग पूरे देश में घूमते रहते हैं, जहाँ जहाँ हमारी पदस्थापना होती है, और देश के अलावा विदेशों में भी हमारी पदस्थापना होती है। और उस सिलसिले में मैं एक बार बाहर भी लगभग 4 साल रह चुका हूँ। तो वर्तमान में मैं उज्जैन में पदस्थ हूँ और यहाँ पे हमारे अंचल में जो हमारी 111 शाखाएं हैं, उन शाखाओं के लिए हमारी आंचलिक कार्यालय की पूरी टीम काम करती है। उन शाखाओं को कार्य के लिए देखना और उनको दिशा निर्देश देना, ये सारा कार्य हमारे जिम्मे है। तो 1992 से लेके 2021 तक की जो ये जर्नी लगभग 29 साल की रही है, इसमें मैंने बहुत सारे पड़ाव देखे। अगर मैं अपनी खुद की जर्नी की बात करूं तो मेरा अपना जो जीवन रहा है वो संघर्ष से पूर्ण रहा है। बचपन में जब मैं क्लास 4th 5th 6th में पढ़ा करता था, मेरे पिताजी सरकारी पद पे थे, अच्छे पद पे थे। हमें किसी चीज़ की कभी दिक्कत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद हमारी माताजी भी चल बसी। 2 साल के दरमियान ये दोनों घटनाएं हुई और उसके बाद से जीवन ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। मैं उस समय कक्षा 10 में था और कक्षा 10 से लेके आगे की पढ़ाई और नौकरी पाने तक का जो जीवन था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। तो मैंने जीवन के हर पहलू को देखा, बहुत नज़दीक से देखा। शुरुआती दौर में जब मैंने ज़िंदगी को जानना शुरू किया, जब मैंने पढ़ाई शुरू की, उस समय किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ से हम लोग संपन्न थे। और उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि माता पिता का साया सर से उठ गया, आर्थिक विपन्नता की स्थिति आ गई और हम लोगों ने काफ़ी कठिनाइयों के दिन बिताए। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे अंदर से मजबूत किया और साथ ही साथ ये भी दर्शाया कि हम किसी भी परिस्थिति में अगर चाहें तो उसमें रह सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अपनी इच्छाओं को, अपनी जो संभावनाएं हैं उनको तलाश सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इस पूरे जर्नी में पढ़ाई से लेके बैंक की नौकरी और फिर आज मैं इस पद पर जब पहुंचा हूं, इस सारी जर्नी में अगर शुरुआती श्रेय मैं दूं तो मेरे अपने बड़े भाई को मैं देता हूं, क्योंकि जब बिल्कुल से हम लोग अनाथ हो गए थे तो उस समय उन्होंने माता और पिता दोनों का दायित्व संभाला। उन्होंने नौकरी की शुरुआत की और फिर अपनी छोटी सी सीमित तनख्वाह में से ही उन्होंने मुझे हर तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई करो, तुम इसकी चिंता मत करो कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो जिम्मा मेरा है। और उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो सारी सुविधाएं मुझे देने की कोशिश की जो कि मेरे आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी थी। जिस उम्र में माता पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस उम्र में उनको खो देना ये शायद जीवन का सबसे बड़ा सदमा होता है। और मुझे दुर्भाग्यवश ये सदमा मिला था और उसके बाद ऐसा लगता था कि अब मैं पता नहीं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने उस समय अपनी उम्र से भी बड़ा बनकर जो मुझे पालने के लिए
उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अपना सब कुछ छोड़ के उन्होंने सारा कुछ मेरे ऊपर लगाया कि नहीं तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, मैं जो भी हूँ, मैं अपना जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक ठीक हूँ, लेकिन तुम अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करो। उनके इस प्रेरणा के चलते ही कहाँ हम लोग उसके पहले पूरा ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे बिजली थी, जहाँ पे फैन था, जहाँ पे उस समय तो कूलर भी हुआ करते थे, ये सारा कुछ था। और फिर मैं जब अपने गांव आ गया, वहाँ पे बिजली तो थी ही नहीं, तो बाकी चीज़ों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। रात में हमारे पास 2 ऑप्शन हुआ करते थे, या तो हम लालटेन या लैम्प जला लें, और कभी कभी लालटेन लैम्प भी नहीं है तो एक डिबरी हुआ करती थी जिसकी रोशनी बहुत कम होती थी। तो उस रोशनी में पढ़ के हमको करना होता था। उसमें पढ़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन लक्ष्य को पाना था, आगे बढ़ना था। बड़े भाई की प्रेरणा थी कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना है, तो मैंने पूरी कोशिश की, मैंने पूरी मेहनत की। उस दरमियान एक और अच्छी चीज़ हुई जो कि मेरे कैरियर को आगे बढ़ाने में जिसने बहुत मदद किया, वो ये था कि उन्होंने रोज़ सुबह मुझे 4 बजे नियम से जगाया पढ़ने के लिए। चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर सीजन में, बरसात और गर्मी तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जाड़े के मौसम में गांव में वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वैसे मौसम में 4 बजे उठ के टेबल कुर्सी हुआ करते थे। उनका यही कहना था कि आप वहाँ बैठ के पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे। तो उस ठंड, भयानक ठंड में वहाँ बैठ के पढ़ाई करना वो बहुत कष्टकारी होता था, लेकिन कहीं न कहीं वो लगातार प्रेरणा दिया करते थे, वो साथ लगे रहते थे कि नहीं तुमको पढ़ाई करना है। और उसी का नतीजा था कि जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रेरित किया, जिस तरह से उन्होंने मुझे संभाला, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं लगातार मेहनत करता गया। रोज़ 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर साइकिल चलाना, फिर आके पढ़ाई करना। घर पे कुछ जानवर भी थे, उनकी भी देखभाल करनी होती थी। छुट्टियों के दिन खेत में भी जाना होता था क्योंकि खेती बाड़ी थी। मैंने गृहस्थी के, खेती के सभी काम किए उस दरमियान, वो सारा करते हुए, लेकिन पढ़ाई को मैंने हमेशा शीर्ष पे रखा। मैं पढ़ता रहा, मैंने रात में मेहनत की। रोज़ सुबह 4 बजे, कुछ भी हो जाए, सुबह 4 बजे उठाने का कार्यक्रम मेरा कभी भी बंद नहीं हुआ। भैया रोज़ सुबह 4 बजे उठाते थे और फिर मैं पढ़ने बैठ आता था। तो ये सब चीज़ें जो थी, उसने मुझे लगातार लड़ने की हिम्मत दी, लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो मुझे आत्मविश्वास पैदा करना था, उसमें मेरी मदद की और मैं उसको करता चला गया। और इसके बाद जब मैंने 12वीं की परीक्षा पास की, तो उस समय सबसे जो सपना हुआ करता था हर विद्यार्थी का, जो बनारस या ये कहें कि पूर्वांचल या इवन बगल में बिहार राज्य था, बिहार के भी बहुत सारे लड़कों का ये सपना हुआ करता था कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU में पढ़ें। मेरा भी वो सपना था कि मैं BHU में पढूं। मैंने वहाँ के एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया और उसमें सफल होने के बाद मेरा BHU में एडमिशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें न सिर्फ उनके मार्गदर्शन के चलते हो पाई भैया के, बल्कि मैंने भी इसके लिए मेहनत की और कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आप इससे एक चीज़ ये आपको लग सकता है कि क्या पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो बच्चों को प्रेरित करें उस सपने के लिए जो उनको अच्छा लगता है। तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है किसी भी माता पिता के लिए कि अगर वो कुछ नहीं कर पाए हैं तो उनका बच्चा वही करे। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय बहुत सारे फील्ड नहीं थे, बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे, गिने चुने ऑप्शन थे। उस समय माता पिता अगर ये कहते थे कि नहीं तुमको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, या तुमको इंजीनियर बनना है, या तुमको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो उस समय फिर भी वाजिब था क्योंकि उस समय उससे ज़्यादा फील्ड नहीं थी हमारे पास। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कभी भी अपने सपनों को बच्चे के ऊपर नहीं थोपे, क्योंकि आज इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में चीज़ें उपलब्ध हैं कि आप नौकरी ही नहीं, उसके अलावा अपना रोजगार है,
बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो आप बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए, आप उनकी रुचि को उनसे पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उनको होटल मैनेजमेंट में रुचि है, तो अगर उनकी रुचि होटल मैनेजमेंट में है तो आप उनको उसी फील्ड में डालिए, आप उनको लगातार इनकरेज करिए कि नहीं ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम करो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद वो बहुत बेहतर कर पाएगा। पढ़ाई के दरमियान बहुत सारे ऐसे वाक़ये होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पूरी ज़िंदगी के लिए प्रेरणा देते हैं, और वो अगर हम दूसरों को बताते हैं तो शायद उनको भी प्रेरणा मिलती है कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ उससे प्रेरणा लेके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या, जब मैं BHU में पढ़ रहा था तो मैं MSc एग्रीकल्चर में था और PhD के उसके लिए UGC के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जिनको आगे PhD के लिए सोचना था वो सारे उसकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती थी, फेलोशिप मिलती थी, और उसके चलते वो कंप्लीट करना बड़ा आसान हो जाता था अगर उसमें हम क्वालिफाई करते थे। तो UGC के उसके क्वालिफिकेशन के एग्ज़ाम के लिए, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसमें प्रीलिम्स होता है, उसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ करते थे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का भी अलग से टेस्ट होता था। ये सारी चीज़ें होती थी, पूरे दिन हमको ये परीक्षा देनी थी और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। किसी वजह से मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी और बीच बीच में मुझे लगता था कि क्या मैं ये परीक्षा देने जाऊँ या नहीं देने जाऊँ। फिर आखिर में हमारे जो साथ के छात्र थे उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो भी किया है आप चलिए एक बार प्रयास करिए। फिर मैंने अपने आप को एक बार खुद से तौलने की कोशिश की कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो मुझे लगा कि चूँकि मैंने अभी तक की जो पहले पढ़ाई की है वो मुझे मदद करेगी और मैं इस अटेम्प्ट को ले सकता हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग गए। हम करीब 14 या 15 लड़के थे जो उस एग्ज़ाम को देने गए थे। हम लोग इलाहाबाद सेंटर था हमारा, तो सुबह सुबह हम लोग 4 बजे बस पकड़ के बनारस से निकले, इलाहाबाद पहुँचे। सेंटर पे जाके पहले ऑब्जेक्टिव 2 पेपर थे। जब पहला मैंने दिया ऑब्जेक्टिव, वो जनरल नॉलेज का था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम लोग लगातार पढ़ते रहते थे अखबार पत्रिकाएं। फिर अगला कंप्यूटर का था। कंप्यूटर से बहुत वाकिफ़ नहीं था उस समय में, लेकिन जब मैंने उसको भी दिया तो मुझे लगा कि अभी तक तो मैंने अच्छा किया है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर जैसे ही सब्जेक्टिव पेपर्स हमारे सामने आया जिसमें 15 सवाल हमको करने थे, 15 सवाल का हमें जवाब देना था। जब मैंने उन सवालों को पढ़ा तो एकदम से मेरा दिमाग जो था वो बिल्कुल एकदम खुल गया कि अरे ये सारे सवाल तो मैंने पढ़े हुए हैं, मैं इनको लिख सकता हूँ। और फिर मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उन सवालों का जवाब दिया। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो एक तरफ तो खुशी थी कि बहुत तैयारी नहीं कर पाने के बाद भी मैंने इतना अच्छा किया, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हो रहा था कि काश थोड़ा और मैंने पढ़ा होता तो शायद मैं अवश्य इसमें निकल जाता। खैर ये हुआ, हम लोग वापस आ गए। करीब 4-5 महीने बाद जिस दिन रिजल्ट आया तो हमारा एक साथी ने बताया कि इसका रिजल्ट निकला। उस समय एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता था, उसमें ही ये सारी चीज़ें आती थी, हर परीक्षा के सारे परिणाम उसी में आते थे। तो वो जा रहा था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखने के लिए, तो उसने पूछा तो मैंने भी अपना रोल नंबर दिया और मैंने मजाक में बोला कि अरे मेरा नाम तो होगा ही, बाकी तुम देख लेना कि और किसके नाम है। और जब वो लड़का लौट के आया मेरा साथी, तो उसने बताया कि भाई तुम जो कहा करते थे कि तुमने कोई तैयारी नहीं की है, हम इसे नहीं मानते। तुम उन 4 लोगों में से शामिल हो जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, और वो मैं अभी तक की अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पढ़ाई की जीत मानता हूँ, क्योंकि बिना समुचित तैयारी के भी ये मेरा कॉन्फिडेंस ही था जिसने मुझे वो सवाल हल करने में मदद की, जिसको शायद अगर वो कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता।
तो मैं इसके जरिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ये लगे कि आपने तैयारी पूरी की है। अक्सर ये महसूस होता है, खासकर जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपको यही लगता है कि अरे मैंने तो कुछ खास नहीं पढ़ा, अरे मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये नहीं देखा, मुझे वो विषय भी और देख लेना चाहिए था। ये चीज़ें सबके सामने आती हैं, लेकिन आप अपना आत्मविश्वास बरकरार रखिए और सवाल सामने जो आता है उसको हल करने की कोशिश करिए। अगर आपका आत्मविश्वास आपने उस समय बरकरार रखा तो शायद आप गलती नहीं करेंगे और उन परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे जिसमें अगर आत्मविश्वास आपका नहीं रहेगा तो आप असफल हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा अपना जो आत्मविश्वास है उसको बरकरार रखिए और कोशिश यही करिए कि आप उसको पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा से जिस समय आप दे रहे हैं उसको अटेम्प्ट करें। थैंक्स सर, आप शो में आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौरव। थैंक यू सर। दोस्तों, आशा करता हूँ हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से। इस इंटरव्यू से हमें जो इम्पॉर्टेंट बातें सीखने को मिलती हैं वो ये है कि जो भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोलते हैं आप वो करो ये करो, भले ही बच्चे की उस क्षेत्र में रुचि हो या ना हो, तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि वो जो भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों को समझें उसका क्या रुचि है, किस फील्ड में उसका पोटेंशियल है, किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ यदि आपका बच्चा मेहनती है और उसे किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो निश्चित ही अपनी उस फील्ड में पहचान बनाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपने इंटरव्यू से ये भी सीखा होगा जो भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको पूरा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और पूरा उन्हें समय देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चे विदाउट गोल लाइफ में बस इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें ये इंटरव्यू देखकर ये सोचना चाहिए कि उन्हें भी लाइफ में कुछ करना है, अपना गोल पाना है। क्योंकि कई लोग हैं जो बिना पेरेंट्स के आज अपने गोल को पा सकते हैं, तो आपके पास तो आपके खुद के पेरेंट्स आपके पास हैं जो 24 घंटे आपकी मदद करते हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि आप कोई भी लाइफ में कोई भी मुकाम हासिल करते हैं तो कभी भी किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड का व्यक्ति आपसे मदद मांगने आता है तो उसकी हमेशा मदद कीजिए। दोस्तों, ऐसे समाज में कई लोग हैं जो किसी न किसी के हिसाब से ज़रूरतमंद हैं, तो आप सभी से निवेदन है, विनय कुमार सर ने कहा भी है कि किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति यदि आपसे मदद मांगने आता है, यदि आप में सामर्थ्य है तो उसकी मदद कीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से। नेक्स्ट वीडियो मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आप चाहते हो वीडियो वॉच करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन जरूर हिट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।